नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। कहते हैं ना राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। रही बात विचारधारा की तो सत्ता की ज़रूरतों के साथ वो बदल जाती है। राजनीति में बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सत्ता, फिर चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े कम है। ये बात किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, कमोबेश सबका यही हाल है। सवाल है तो बस मौका मिलने का। कांग्रेस को अलविदा कहने वाले विनोद शर्मा को लेकर हजका भाजपा में मतभेद के संकेत नजर आते दिखाई दे रहे हैं। हजका में शामिल होने से पहले की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर विनोद शर्मा के हजका में शामिल होने का विरोध किया गया और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को भी नाराजगी जता दी गई। कुलदीप बिश्नोई इसे हजका के कामकाज में दखलंदाजी के तौर पर देख रहे हैं। उधर हरियाणा भाजपा अध्यक्ष रामविलास शर्मा बार बार ये कह रहे हैं कि विनोद शर्मा को हजका में शामिल नहीं किया जाएगा और ये बात लिखित में हजका सुप्रीमो दे चुके हैं। हमारा जो गठबंधन है आने वाले लोकसभा में, आने वाली विधानसभा में बीजेपी और हजका का गठबंधन ही चलेगा। हुड्डा का कोई पार्टनर 10 साल जिन्होंने कांग्रेस में रह करके जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया है, उसको हमारा पार्टनर शामिल करेगा। हमने अपनी नाराजगी कुलदीप जी बिश्नोई को बता दी है। उन्होंने लिखित बयान हमारे पास भेज दिया है कि विनोद शर्मा एंड कंपनी को मैं हजका में शामिल नहीं करूँ। दरअसल कुलदीप बिश्नोई ने विनोद शर्मा के हजका में शामिल होने के सवाल पर बयान दिया था कि राजनीति में सब संभावनाएं बनी रहती हैं। हरियाणा में भाजपा हजका के बीच गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में भाजपा 8 और हजका 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हजका ने हिसार लोकसभा सीट तो पहले ही अपने खाते में घोषित कर दी है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई हिसार से ही सांसद हैं। लेकिन हजका को दूसरी सीट कौन सी मिलेगी इसका फैसला अब तक नहीं हुआ है। लेकिन हजका ने भाजपा को साफ किया है कि हजका को दूसरी सीट करनाल ही चाहिए। ये मामला भाजपा द्वारा अपने उम्मीदवारों का अभी तक ऐलान न किए जाने के कारण अधर में लटका हुआ है। दूसरी तरफ भले ही सार्वजनिक तौर पर भाजपा नेता इनेलो के साथ गठबंधन की बातें नकार रहे हैं, लेकिन अंदर खाते गठबंधन पर भी चर्चा चल रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला की भाजपा नेताओं के साथ हो रही बैठकें इस खबर को भी पुख्ता करती हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन क्या हो सकता है इस पर तो चर्चा की जा सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ 40 साल तक काम कर चुके अरुण जौहर जी हमारे साथ हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशल जी भी हमारे साथ हैं। अरुण जौहर साहब, आप लंबे समय तक भजनलाल जी के साथ रहे हैं। आपको लगता है जब अब ये गठबंधन हुआ है, अब जो मतभेद की खबरें आ रही हैं वो कितनी सही हैं? ऐसा है, चौधरी भजनलाल जी का पूरा जीवन कांग्रेस में रहा, लेकिन कांग्रेस में जब उनके साथ कुछ अनदेखी की गई तो उन्होंने 2 दिसंबर 2007 को हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल के नाम से एक पार्टी बनाई, राजनीतिक दल, और 7 साल हो गए इसको बने। और जो भजनलाल जी ने जो इस हरियाणा प्रदेश में एक लंबे समय तक राजनीति की और आज तक टिल डेट ये रिकॉर्ड है कि वो लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो उनके जाने के बाद जब उनका 3 जून 2011 को देहांत हो गया तो उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित पार्टी की कमान संभाली और 2009 में गठबंधन उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही पवित्र गठबंधन है, राजनीतिक रूप से हरियाणा की जनता की भावना के अनुरूप हुआ है और ये गठबंधन एक अटूट गठबंधन है। ऐसा बार बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, गडकरी साहब और सुषमा स्वराज जी कहती रही हैं और कुलदीप बिश्नोई जी का भी ये कहना है। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा आज के दिन इसमें कोई अफवाह फैलाकर इस गठबंधन को तोड़ना चाहे तो ये संभव नहीं है। कौशल साहब, विनोद शर्मा को लेकर जो ये मतभेद की खबरें आ रही हैं हजका भाजपा गठबंधन के बीच, ये किस तरफ जा सकती हैं? देखिए, दोनों पार्टियां जो हैं, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस, अगर हम इनका पिछला इतिहास देखें, हरियाणा जनहित कांग्रेस का हमारा अभिप्राय है भजनलाल, क्योंकि पहले ये पार्टी नहीं थी, तो हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का जब भी गठबंधन पहले हुआ है
तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ ना कुछ अन्याय जो वो कहते भी हैं वो होता रहा है थोड़ा बहुत। जैसे कि सीटों के बंटवारे में इंडियन नेशनल लोकदल उन पर भारी पड़ कर के भी इतनी सीटें हम तो देंगे नहीं तो आपकी इच्छा है। तो वो सीटें जब बंटवारा हो भी गया उसके बाद भी जिन सीटों पे बीजेपी के कैंडिडेट्स खड़े होते थे वहाँ पे भी उनको हराने का गठबंधन के ही जो दूसरा पार्टी जो होती थी वो हराने का प्रयास होता रहा। ऐसी ही बहुत सी कई बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से दुखती रग जो है भारतीय जनता पार्टी की इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में, यानी जो बार बार ये महागठबंधन की बात होती है इसलिए बचा जा, क्या बीजेपी इससे बच रही है? इसी बात पर आ रहा हूँ। इसी तरह से हरियाणा जनहित कांग्रेस जो बनी है, जो भजनलाल के ये सत्ता से हटने के बाद, हुड्डा जी के आने के बाद, दोनों इधर कुलदीप बिश्नोई या हरियाणा जनहित कांग्रेस अपना एक नया आधार तैयार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी भी जो पुराने उसके कटु अनुभव थे वो उनसे बचते हुए चलना चाहते हैं। ये यहाँ लग रहा है बीजेपी को कि वो भाजपा से भारी पड़ सकती है। हाँ, इसी वजह से 8 सीटें में बीजेपी और भाजपा सिर्फ 2 सीटों में उतर रही है, 2 पे उतर रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2 खेमों में जो गठबंधन के बारे में जो इंडियन नेशनल लोकदल से चल रही है बात, उसमें 2 खेमे बटे हुए हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, एक प्रदेश स्तर के। क्योंकि प्रदेश स्तर के भाजपा नेताओं का कटु अनुभव रहा है इनेलो के साथ, इसलिए वो किसी भी कीमत पर, जैसे कि आप बयान भी रामविलास शर्मा जी से लेके कोई भी नीचे तक का नेता वो नहीं चाहता कि इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता हो। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को क्या लेना देना, क्या कटु अनुभव रहा है, उनको तो यह है कि हमारे आंकड़ा कैसे बनेगा। तो उनकी इच्छा है कि इस पार्टी को, इंडियन नेशनल लोकदल को साथ ले लीजिए। यही कारण है कि अभी तक इनकी सीटों का अनाउंसमेंट्स में जो है वो वहां भी उम्मीदवार उसी हिसाब से उतारे जाएंगे, देखते हुए कि कहां किसकी जीत की संभावना बनी सकती है और कौन सा दल मुकाबले में कौन सा उम्मीदवार उतार। और महागठबंधन की एक जो आपने चर्चा सुनी होगी कि महागठबंधन हो जाए, तीनों पार्टियां, ये 3 सीटें या 4 सीटें इनेलो को मिल जाएं, 4 या 5 भाजपा को हो जाएं और 2 इनकी हो जाएं। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस इस महागठबंधन को नकारेगी, इसको वो इसमें किसी तरह से तीनों का सहमति में वो नहीं शामिल। वो तो अभय चौटाला भी उसके लिए तैयार नहीं, वो तो पहले भी वो बार बार हजका को कांग्रेस की बी टीम कहते हैं। संजीव, आपको क्या लगता है विनोद शर्मा को लेकर जो चल रहा है हजका भाजपा में, अब वो किस तरफ जा सकता है? नहीं, किस तरफ क्या जा सकता है, जो भी बयान आ रहे हैं रामविलास शर्मा की तरफ से आ रहे हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। उन्होंने चिट्ठी दी है न दी है ये कुलदीप बिश्नोई ने कहीं क्लियर नहीं किया है। पर प्रदेश अध्यक्ष है रामविलास शर्मा बीजेपी के। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में कोई महत्व नहीं रखता। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि बिहार में एक सांसद हैं औरंगाबाद से, सुशील सिंह, अभी 3 दिन पहले भाजपा में वो शामिल हुए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात आई थी तो प्रदेश के एक सीनियर मंत्री ने कहा था कि मैं अपने आप को भाजपा कार्यालय के 11 अशोक रोड के बाहर आत्मदाह कर लूँगा, और उनकी एंट्री उस वक्त रोकी गई और 10 दिन बाद उनकी एंट्री कर दी गई। तो ये कोई मायना नहीं रखता कि प्रदेश का, अब रामविलास शर्मा प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष है। रामविलास शर्मा इतने जनाधार वाले नेता नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे तो रामविलास शर्मा क्या करेंगे। रामविलास शर्मा के पास अपना क्या है, 2 चुनाव विधानसभा हार चुके हैं, बुरी तरह से हारे हैं, जनाधार है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में क्यों हरियाणा में आना पड़ रहा है? इसलिए कि उनके पास जनाधार वाले नेता नहीं है। आप तो इंपोर्ट कर रहे हैं, रणजीत सिंह को पहले इंपोर्ट किया, रणजीत सिंह भी तो कांग्रेस से थे। अगर आपके पास विनोद शर्मा का विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, विनोद शर्मा के विरोध के कई कारण हो सकते हैं और उन कारणों की चर्चा करना वाजिब नहीं रह सकता है। लेकिन विरोध जो करने वाले हैं उनको पब्लिक डोमेन में आना पड़ रहा है। वो पार्टी फ्रंट पे पार्टी के उस पर कन्फ्रंट्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं कि वहाँ जाके रामविलास शर्मा पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, अपने ये क्या कहा जाता है सुषमा स्वराज को भी पब्लिक डोमेन में आना पड़ा। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि विनोद शर्मा का विरोध कर रहे हैं कि हुड्डा सरकार का न्याय। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुषमा जी के संबंध रेड्डी ब्रदर्स के साथ बहुत मधुर थे, ठीक है। अब रेड्डी ब्रदर्स की तरह विनोद शर्मा जेल नहीं गए, पहली बात। उनके बेटे पे
कोई हत्या का आरोप है, हत्या का आरोप क्या है, हत्या में वो कन्विक्टेड हो चुके हैं हत्या के मामले में, तो उसमें विनोद शर्मा के ऊपर सीधा आप कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। जहाँ तक करप्शन के चार्जेस हैं, तो आपने येदियुरप्पा को पार्टी में ले लिया है, आप चार्जेस विनोद शर्मा पे लगा रहे हैं, डायरेक्ट उन पर कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर है, ना उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुआ है। एलिगेशंस हैं सीएलयू को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर कि हुड्डा साहब के नज़दीक थे और सारा कुछ काम ये करते थे, लेकिन अभी तक कोई पब्लिक डोमेन में आपने कोई कार्रवाई नहीं हुई है सेंट्रल की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से या हरियाणा सरकार की एजेंसियों की तरफ से। तो न करप्शन के चार्जेस विनोद शर्मा पे सीधे लग सकते हैं, और करप्शन के चार्जेस लगाएंगे तो येदियुरप्पा का मामला सामने आता है, आपराधिक मामलों का लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की टिकटों पे बड़े बड़े अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कोई मामला नहीं बनता। मामला फिर वही पे आ जाता है कि अगर विनोद शर्मा आएंगे तो रामविलास शर्मा का क्या होगा, दोनों ब्राह्मण हैं, ये सिर्फ रामविलास शर्मा कहाँ जाएंगे? रामविलास शर्मा बेचारे विक्टिम रहे हैं चौटाला साहब के टाइम में। ये चौटाला साहब की सारे पे बंसीलाल की सरकार शायद गिरवा गए थे, जो मुझे हल्का हल्का जहां तक याद है, मैं उसमें पढ़ता निजी था, वर्चस्व की लड़ाई है ये। निजी वर्चस्व नहीं, अपने अस्तित्व को खतरे में पड़ने की लड़ाई है। अगर विनोद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के अंदर या हरियाणा जनहित कांग्रेस के अंदर आते हैं तो जो सबसे बड़ा खतरा होगा भाजपा के उन नेताओं को होगा जो जमीन पे बेचारे जीरो हैं। आप ये बताइए कि चौटाला साहब ने सबसे ज्यादा जो मार किया वो विनोद शर्मा पे उस पे किया, रामविलास शर्मा पे किया। वो बेचारे शायद चुनाव लगातार हारते रहे हैं, तो 3 बार लगातार वो चुनाव हार चुके हैं। तो ये सब निजी वर्चस्व की लड़ाई है। सुषमा स्वराज अगर बहुत ज़्यादा जनाधार वाली नेता हैं, मैं एक सवाल पूछता हूँ, और हरियाणा से संबंध रखती हैं, विनोद शर्मा का आज विरोध कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, विनोद शर्मा बहुत बुरे आदमी हैं, आप कीजिए विरोध। आपसे एक अहम सवाल ये है कि हरियाणा से अगर आप इतना जनाधार है, हरियाणा में भाजपा को अपने दम पे आप जिता सकती हैं, तो आप यहां से लड़िए। विदिशा क्यों जाती हैं? मध्य प्रदेश के सबसे सेफेस्ट सीट, वो भी सबसे सेफेस्ट है मध्य प्रदेश में भी वो सीट नहीं जहां पे कांग्रेस जीत सकती है, उस सीट को दिया जाता है सुषमा स्वराज को, जो सबसे सेफेस्ट सीट है। तो देखिए, जो विरोध करने वाले हैं उनके दामन साफ नहीं है, उन पे तमाम आरोप है, तो उनके विरोध का कोई मतलब नहीं बनता। रामविलास शर्मा जी के बारे में तमाम आरोप लगते हैं, हुड्डा साहब से मिले हुए हैं, विधानसभा में ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते। अब वो बात तो कर रहे हैं कि विनोद शर्मा हुड्डा साहब के सारे पे कर रहे हैं, लेकिन रामविलास शर्मा जी का भी पे ऊपर ये आरोप अंदर खाते गलियारों में ही चर्चा होता है, अरे ये भाजपा वाले क्या करेंगे, रामविलास शर्मा ही हुड्डा साहब से मिले हुए हैं, वो और भाजपा के तमाम नेता हुड्डा साहब से मिले हुए हैं। तो ये जो तमाम बातें हैं ना, ये सारी बातों में, और ये एक बात मैं आज भी बताता हूँ कि हरियाणा जनहित कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन टूटने नहीं जा रहा, उसका एक कारण है। राष्ट्रीय स्तर में भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटे छोटे दलों को इस समय ढूंढ रही है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है यूनाइटेड फ्रंट पे, यूपीए पे, और दूसरा मनोवैज्ञानिक दबाव थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट पे बनाना है। अभी इस पे इनेलो भी जो आ रहा है, इस पूरे देखिए इनेलो पूरे परिदृश्य में आ रहा है, लेकिन भाजपा के सामने हिच क्या है? इंडियन नेशनल लोक दल को लेना भाजपा के राष्ट्रीय नेता चाहते हैं। कौशल साहब, आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन ठीक है, जैसे संजीव कह रहे हैं कि ये टूटने वाला नहीं है, तो क्या ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक है, आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ बदल सकता है? देखिए राजेंद्र, अगर ये गठबंधन निश्चित रूप में है और भाजपा में के भी अगर मन में ऐसी बात है, तो फिर ये क्या कारण है कि अभी तक ये ना तो अनाउंसमेंट से फॉर्मली सारी सीटों की अनाउंसमेंट हो रही है, और अभी तक ये झगड़ा भी चल रहा है, चाहे वो सुषमा स्वराज की ट्वीट से हो रहा है, चाहे जो मर्जी है। लेकिन आप ये देखिए कि जब सुषमा का ये बयान आया है, उसके बाद कुरुक्षेत्र में बैकफुट पे थोड़ा सा विनोद को आना पड़ा, और यह भी चर्चा हुई कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए विनोद शर्मा के लिए। लेकिन एक जो रोचक तथ्य जो ध्यान देने वाला है वो आज के समाचार पत्र हैं, कल के भी हैं, जिसमें कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा है कि मेरे आंतरिक मामला है पार्टी का, हम जिसको चाहेंगे उसको लेंगे। ये उसके बाद की डेवलपमेंट्स है। देखिए, आपने जैसा पूछा कि आगे विधानसभा तक रहेगा कि नहीं रहेगा, मैंने जैसे शुरू में कहा, सवाल गठबंधन का या सत्ता को हासिल करने का नहीं है। इस वक्त सवाल ये है कि हजका और कुलदीप बिश्नोई अपना राजनीतिक भविष्य कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, और यही इसी तरह भाजपा वाले भी चाहते हैं। और मेरा अपना अनुमान ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त आंकड़ों की ज़रूरत है सेंटर में सरकार बनाने के लिए, और उनको ये दिखाई लगता है, और जिस तरह से भी वो आंकड़े जुटाए जा सके, वो जुटाए जाए, तो फिर इनेलो इस पे फिर आ जाती है ना, इंडियन नेशनल लोक दल की। जो मेरा अनुमान है कि इंडियन नेशनल लोक दल से अभी भी उनकी कोई ना कोई बातचीत जरूर चल रही होगी, और यही कारण है कि जो कुलदीप बिश्नोई है, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो मेरा सोचना यह है कि कुलदीप बिश्नोई हो सकता है कि विनोद शर्मा के साथ मिलकर कोई अलग ही
अपना कोई अभियान छेड़ दें गैर जाट की कोई राजनीति का पूरे हरियाणा के अंदर, और उसमें ये जो धर्मवीर हैं भिवानी से बोल रहे हैं, ये भी जो CPS इंतजार के में पद से हैं, इस्तीफा दे ये दिया भी उन्होंने भी हाँ, ये कांग्रेस भी से। इनकी पार्टी में कैंडिडेट बन सकते हैं महेंद्रगढ़ भिवानी से। और दूसरी जगह भी जैसे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया गया है, सिखों के बारे में विनोद शर्मा ने बातें की हैं। हाँ। तो ये सारी बातों को देखते हुए जो कुलदीप बिश्नोई है उसके लिए एक बड़े पेड़ के नीचे रहने की बजाय क्यों ना अपना घर ज़्यादा मजबूत करें। विनोद शर्मा इन इटसेल्फ इज नॉट ए पार्टी। जॉर्ज साहब, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? जो कौशल साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुलदीप शर्मा कुछ अलग ही सोचे। कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, माफ कीजिए। ऐसा है कि जहाँ तक मेरा एक अनुभव है पिछले 40-45 सालों का, और ख़ास तौर से हरियाणा की राजनीति से मैं बिल्कुल उसी तरह जुड़ा हुआ हूँ 1 नवंबर 1966 से, मैं ऐसा समझता हूँ कि हरियाणा में ये कौशल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि गैर जाट राजनीतिक स्थिति कोई ऐसी बन जाए जिसमें विनोद शर्मा और कुलदीप बिश्नोई और धर्मवीर जी भी बेशक जाट हैं, लेकिन वो एक अलग से चौ भजनलाल जी के बड़े नज़दीक रहे हैं, और चौ बंसीलाल जी को चीफ मिनिस्टर रहते हुए जिन्होंने हराया था। कांग्रेस के जो बागी नेता हाँ, हैं और और हजका के क्योंकि कई आज एमएलए हैं, एमएलए भी कई इंतजार मैं में। कोई जात पात की बात नहीं करता, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें कहा जाता है मेजोरिटी इज अथॉरिटी। तो आज जो गैर जाट है हरियाणा का, वो अपने आप को बड़ा ऐसा महसूस करता है कि उसके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। पिछले 1996 के बाद से, जब से चौ भजनलाल जी की सरकार गई, जाट ही चीफ मिनिस्टर बनते आ रहे हैं, जबकि नॉन जाट्स की टोटल पॉपुलेशन हरियाणा में 72% है। तो डेमोक्रेसी में तो मेजोरिटी इज अथॉरिटी कहा जाता है, तो वो नहीं हो रहा है। तो अंदर आक्रोश है नॉन जाटों में। तो हो सकता है कुलदीप बिश्नोई जी जो उभर कर आए हैं नॉन जाटों के एक लीडर, और विनोद शर्मा जी के साथ मिलके हो सकता है कोई ऐसा एक गैर जाट कोई राजनीतिक व्यवस्था वो बना लें जिससे हरियाणा में वो सत्ता लग सकता है प्राप्त कर सकें। संजीव की किनारा कर सकते हैं कुलदीप बिश्नोई। देखिए, कुलदीप बिश्नोई से किनारा करने की स्थिति इसलिए पैदा नहीं हो रही। देखिए, भाजपा अंदर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है कि चौटाला साहब को गठबंधन में लिया जाए। बादल साहब ने अंतिम एफर्ट्स किए भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ ये आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अभी डिफेंसिव है भ्रष्टाचार को लेकर। येदियुरप्पा को शामिल करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे यूपीए ने जो फ्रंट खोला है भ्रष्टाचार को लेकर, अगर वो चौटाला साहब को खुले तौर पे उस गठबंधन में लेते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे जो कैंपेन जो कांग्रेस चलाएगी और दूसरे जो दल चलाएंगे उसमें येदियुरप्पा प्लस चौटाला हो जाएंगे। क्योंकि चौटाला साहब, चलिए येदियुरप्पा तो जेल से बाहर भी आ गए और कहते कुछ चार्जेज उनके हटा दिए गए हैं, कुछ चार्जेज हैं। चौटाला साहब और उनके जो बेटे हैं वो जेल में हैं। देखिए, एक परिस्थिति में ये गठबंधन हो सकता था, उसमें चौटाला साहब एक समझदारी दिखाते अगर, कि चौटाला साहब जेल से एक पत्र लिखते कि मैं इस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर रहा हूँ, और फिलहाल जब तक मैं जेल से नहीं निकलूंगा हम पार्टी के जो डे टू डे काम है उससे मैं बाहर रहूँगा। और उसके बाद कोई जैसे अशोक अरोड़ा को ही इंडियन नेशनल लोक दल का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर देते तो फिर भारतीय जनता पार्टी को उस गठबंधन से कोई समस्या नहीं आती। लेकिन चूंकि अभी भी जो कमान है वो परिवार के हाथ में है, और वो परिवार पे दो तरह के मामले चल रहे हैं। एक मामला तो कन्विक्शन ऑलरेडी हो चुका है टीचर्स घोटाले में, और एक आय से अधिक संपत्ति में। तो उसमें जो कांग्रेस की तरफ से जो कैंपेन चलेगा वो इतना एग्रेसिव चलेगा, उससे बचने की ये कोशिश है बीजेपी की। उससे बचने की कोशिश नहीं, वो मजबूरी है उनकी कि वो चाहते भी हैं टारगेट ना किया जाए हमें। वो चाह रहे हैं कि गठबंधन हो, हाँ, लेकिन लेकिन वो ये उनको बीच पता है, में लगता है कि निशाना बनाया जा सकता है। नहीं लगता निशाना नहीं, ये बनाया को जब जाएगा। आपने शामिल कर लिया तो बना लिया, तो चौटाला साहब को लेकर तो निश्चित रूप से कांग्रेस हमला करेगी कि क्या भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्या हमारी यूपीए के कोलगेट की बात कर रहे हैं। ये तो खुद ही कन्विक्टेड लोगों को साथ लिए सेफर साइड चल रही है इसलिए बीजेपी भाजपा अभी। इस मामले में डिफेंसिव है। इसके लेकर तमाम समस्याएं आ रही है। बादल साहब के जो लास्ट एफर्ट्स हुए हैं उसमें ये बातें चर्चा में आई हैं कि आखिर अगर हम समझौता कर भी लेते हैं तो क्या सिर्फ कुलदीप बिश्नोई मसला नहीं है। और अगर अभय चौटाला बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस की बी टीम में हज का कुलदीप बिश्नोई को का साथ छोड़ेंगे तब आ सकता हूं। ये बयान तो सिर्फ बयानबाजी के लिए है। देखिए, ये जो आज से 5-7 साल पहले जो इंडियन नेशनल लोक दल की स्थिति थी, आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन है। जो स्थिति लालू प्रसाद यादव की 10 साल पहले थी वो आज की स्थिति में बहुत अंतर है। वक्त के साथ राजनेताओं को समझौता भी करना पड़ता है। ठीक है, आप बोल जरूर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की ताकत कितनी है। आज लालू प्रसाद यादव भी अंदर से इतने डिफेंसिव हैं, इतनी हालत उनकी खराब खत्म हो रहा है। संजीव, विनोद शर्मा का मामला क्या रुख ले सकता है जाने से देखिए, जो मुझे अभी तक भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बातचीत सही दिशा में उनकी है,
और कल जिस ढंग से उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर स्टैंड लिया है अपनी रैली में, वो देखिए, वो नरेंद्र मोदी को लेकर स्टैंड लेना और 84 के दंगों को लेकर कांग्रेस को कोसना, नहीं, 84 सिर्फ मोदी के साथ और उनके साथ ही नहीं हूँ, 84 के दंगों को लेकर और सिख विरोधी दंगों को लेकर जो उन्होंने स्टैंड लेके जो गांधी नेहरू परिवार पे हमला बोलने की कोशिश की है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व से उनको ग्रीन सिग्नल है, तभी कोई इतना बड़ा स्टैंड लेगा। कोई भी नेता इतना इस तरह का नहीं होता है कि इतना एग्रेसिव बोल दे और उसके पीछे कोई उसको सहमति ना मिले कहीं से और उधर से कोई कहे ना हम तुम्हें साथ भी नहीं लेंगे, इतना एग्रेसिव होकर सपोर्ट भी करे, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से चैनल खुला हुआ है और वो चैनल मौके पर ये तस्वीर साफ हो सकती नहीं 2-3 दिन में हो जाएगी। मौका तो कहीं बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं है, 2-3 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। इनको समझा दिया जाएगा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अभी लार्जर इंटरेस्ट में, प्रदेश के और देश के लार्जर इंटरेस्ट में इनको शामिल कर लिया गया है। ये रामविलास शर्मा जी बोलेंगे, हो सकता है 3 दिन बाद ये हो सकता है। यानी कि सियासत में सही बात है कि कुछ भी संभव है। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आए दिन राजनीति में विरोधी दोस्त बनते हैं और दोस्त दुश्मन, लिहाजा जनता को हैरत नहीं होती। शायद उसने खुद को हालात के हिसाब से ढाल लिया है। अब भी शायद चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि अभी तो कयास लग रहे हैं। साफ पिक्चर तो मौके पर ही साफ होगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।